दोस्तों इस वीडियो में एमडीएफ इंडस्ट्री और वुड पैनल इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या ट्रेंड है इंडस्ट्री में, टू काइंड्स ऑफ बिजनेस मॉडल प्रिवेलेंट इन दिस बिजनेस। सो कौन से बिजनेस मॉडल को ये कंपनी फॉलो करती है, ग्रीन पैनल की फाइनेंशियल एनालिसिस भी करेंगे सो दैट गेट टू नो वेदर फंडामेंटली साउंड कंपनी है या नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है इस इंडस्ट्री में जो कि इस कंपनी को शेप अप कर रहे हैं, बेसिस विच वी शुड टेक अ कॉल। टू ट्रिगर्स जिसके कारण ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस कंपनी के बिजनेस में एक ग्रोथ है, उसके क्या ट्रिगर्स हैं और क्या ये ट्रिगर आगे भी इंटरेस्टिंगली प्ले आउट करेंगे, ये जानेंगे हम अंत में। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। हाय दोस्तों, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ साधन। साधन में हम करते हैं स्टॉक्स को सिंप्लीफाई, और आज जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं वो स्टॉक है ग्रीन पैनल इंडस्ट्री। ये एक ऐसे सेक्टर से है जिसे हम सभी काफी अच्छे से जानते हैं, बिकॉज घर तो सबको चाहिए होता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट। पोस्ट कोविड जो है घर की इंपॉर्टेंस तो बढ़ती जा रही है। सो पोस्ट कोविड एक साइकोलॉजिकल थर्स्ट है दैट वी शुड हैव हाउस। तो हाउस की डिमांड बढ़ी है। हाउसिंग डिमांड इज कमिंग फ्रॉम लोअर इंटरेस्ट रेट। कि होम लोन के रेट काफी कम हो गए हैं। 6.25% के रेट से आपको HDFC बैंक, SBI इज देयर टू lend you money for 20 years। इसीलिए बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी तक घर लेने के बारे में नहीं सोचा था, they are thinking about buying a house because house become more affordable। Second reason is coming from the rise in wages, especially IT इंडस्ट्री में जो काम करते हैं they might agree that salary hike हुई है over last 1-2 years। So जो कुछ सिटीज जैसे बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, पुणे हो गए, हैदराबाद, जहाँ पे IT क्राउड है वहां पे होम बायर्स की लाइन लग गई है। आई एम टोल्ड दैट पुणे में तो लैंड ही नहीं बची जहाँ पे कि घर बनाया जा सके। सो सर्टेनली एक डिमांड आ रही है IT प्रोफेशनल की तरफ से। तो इंडिया की GDP की मेजोरिटी सर्विस सेक्टर से आती है। तो सर्विस सेक्टर में अगर मेजोरिटी सेक्टर लाइक IT मूव्स वेल तो हाउसिंग की डिमांड नेचुरली बढ़ेगी। सो दीज आर द रीजंस व्हाई आई एम बुलिश ऑन रियल एस्टेट। खैर रियल एस्टेट के बारे में कभी और बात करेंगे। आज बात करते हैं रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ एक सेक्टर जो है वुड पैनल इंडस्ट्री। वुड पैनल यानी जिसे इंजीनियर्ड वुड भी कहते हैं। मैं इंजीनियर्ड वर्ड इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये नेचुरल वुड तो होते नहीं है, इन्हें इंजीनियरिंग करके बनानी होती है। क्योंकि नेचुरल वुड जो होता है काफी कॉस्टली होता है। वुड में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटी होती है, बट इंजीनियर्ड वुड में एक स्टैंडर्ड क्वालिटी आपको मिल जाती है। अगर आप एक नेचुरल वुड बनाने जाते हैं तो आपको शीशम का बनवाना है, सागवान का बनवाना है, मैंगो का बनाना है, ये सारे ऑप्शंस होते हैं बिकॉज कारपेंटर आपको सजेस्ट करता है। बट अब तो लोग फर्नीचर 20 सालों के लिए लेते नहीं है, अब तो 7-8 सालों में ही फर्नीचर चेंज करने की बात होती है। कौन कारपेंटर से जाकर के कोटेशन ले कौन सी लकड़ी लगवानी है। सो पीपल हैव मूव्ड टू शॉर्ट टर्म थिंकिंग। सो उनकी प्रेफरेंसेस जो है हैज मूव टू इंजीनियर्ड वुड्स। इंजीनियर्ड वुड यानी यूकेलिप्टस ट्री जो कि इजीली बहुत ज्यादा पाया जाता है इंडिया में, उससे कट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े बना करके उसे वुड पैनल बना देते हैं और उस पैनल को यूज करते हैं फर्नीचर बनाने में। तो इंजीनियर वुड भी 2-3 तरीके के होते हैं। सबसे पॉपुलर इंजीनियर वुड होता है प्लाईवुड, सेकंड इज MDF एंड थर्ड इज पार्टिकल वुड्स और लैमिनेट्स भी होते हैं। समझेंगे इन तीनों में क्या अंतर होता है। बट टॉकिंग अबाउट ग्रीन पैनल इंडस्ट्री, इट इज बेसिकली मार्केट लीडर इन MDF इंडस्ट्रीज। बट बिफोर गोइंग इनटू वीडियो, प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर टर्न ऑन करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलते हैं अपने स्टॉक को डिकोड करते हैं। Is a market leader. It is largest in India in terms of MDF capacity and एशिया में ये नंबर 3 पे है और globally they stand in top 5. Green panel commands 23% market share in MDF segment. Greenlam basically green ply से निकला है and they are the largest plywood manufacturer in India. Greenply is a company which was established in 1984. 2010 में इस कंपनी ने पंतनगर उत्तराखंड में एक MDF प्लांट सेटअप किया। That is the mother plant for Green Panel industry. They launched a brand called Green Panel Max. So Green Panel Max was growing under Green Ply Industries, but they were running 3 businesses parallelly. 2018 तक आकर के they have decided that they should hive this business off so that ki Green Ply would focus on plywood and Green Panel industry will focus on MDF. That's why 2019 से ये कंपनी एक सेपरेट कंपनी की तरफ उभर के सामने आई है और इस कंपनी के स्टॉक प्राइसेस आप देख सकते हैं। Since 2019 this has given us humongous around 10x kind of return. So since ये एक मार्केट लीडर है MDF में, तो MDF को समझने की कोशिश करते हैं। इसे मीडियम डेंसिटी फाइबर। MDF जो है काफी फाइन होते हैं। अगर वुड ज्यादा हो और रेजिन कम हो तो वो प्लाईवुड हो जाता है, और वुड की अमाउंट को और कम कर देते हैं और रेजिन को बढ़ाते हैं, देन हमारे पास जो मिलता है वो MDF होता है। इन दोनों के बीच में होता है पार्टिकल वुड। पार्टिकल वुड जो होता है वो बचे हुए वेस्टेज ऑफ ट्री होती है, उससे
डस्ट पार्टिकल में बना करके फिर उसमें रेजिन मिलाते हैं और उसे पार्टिकल वुड कहते हैं। तो पार्टिकल वुड इज द चीपेस्ट फॉर्म एंड उससे ज्यादा वैल्यू होती है एमडीएफ में, और उससे भी महंगा होता है प्लाईवुड। मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड में वुड का परसेंटेज 60% होता है और रेजिन जो है वो 40%। वुड और रेजिन को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर ऑफ 240 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और सिंथेटिक रेजिन एंड वैक्स मिला करके इसे बनाते हैं। प्लाईवुड में वुड का परसेंटेज 85% होता है, जो सिग्निफिकेंटली हाई होता है, ऑलमोस्ट वुड ही होता है। रेजिन इज 15%। वर्ल्ड वाइड इसका कंजम्पशन बास्केट में जो है 20% शेयर है। वुड पैनल इंडस्ट्री में प्लाईवुड इज द बिगेस्ट चंक। आउट ऑफ 33,000 करोड़ के मार्केट में रफली 70% मार्केट इज प्लाईवुड, 75%, बट the growth rate is 6 to 8% and MDF is hardly 10%, but the growth rate is 15 to 20%. So fastest growing sub segment is MDF and slowest growing is plywood. इन दोनों सेक्टर को हम ध्यान में रखेंगे because green panel works on these two subsectors. MDF has outpaced all other industries. So this is not just in India, because India is catching up the global theme. Globally जो है plywood engineering woods market का 80% is captured by MDF और 20% पे प्लाईवुड होता है। बट इंडिया में मार्केट डायनेमिक्स इज टोटली अपोजिट। इंडिया में प्लाईवुड मार्केट कैप्चर्स 80% ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग वुड मार्केट। इस मार्केट का अराउंड 15 to 20% इज कैप्चर्ड बाय MDF इन इंडिया। सो 80-20 प्लाईवुड टू MDF है करंटली, जबकि ग्लोबली 20-80 है। सो वी कैन सी दैट it is going towards higher penetration of MDF. That's why this company is growing. Overall India की MDF capacity is 21 lakh cubic meter. Unorganized market है roughly 6 lakh cubic meter का, जो less than 30% का market है. Largely it is an organized play जहाँ roughly 15 lakh cubic meter का market organized player, जो largely 4 player हैं, वो enjoy करते हैं. So unorganized component is 30%, जो एक्सपेक्टेड है घट करके 20% हो जाएगा। तो 80-20 काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज प्ले रह जाएगा ओवर अ कपल ऑफ इयर्स। ऑर्गेनाइज एमडीएफ कैपेसिटी जो है कंट्री में 15 लाख CBM, उसमें से ग्रीन पैनल बीइंग मार्केट लीडर 5.4 लाख पे है एंड सेकंड बिगेस्ट प्लेयर इज एक्शन केशा विद 4 लाख कैपेसिटी। रोशिल डेकोर ने भी नई कैपेसिटी इनबिल्ड की है which is 3.2 lakh. Century Ply ने भी अपनी कैपेसिटी को 2.2 lakh तक एनहांस कर रखा है। They entered the market in 2018. Despite being a late entrant, उनके पास भी अच्छी कैपेसिटी। So अपकमिंग MDF कैपेसिटी की बात करें तो सबसे बड़ी कैपेसिटी आ रही है सेंचुरी प्लाई की। पोर्शन ऑफ 3.6 लाख CBM जो है वो आ रहा है जुलाई 22 में, और जो बड़ा पोर्शन 2.4 लाख CBM का है दैट इज गोइंग टू कम इन सेकेंड हाफ ऑफ FY24। ग्रीन प्लाई जो कि इनका पेरेंट है, वो कंपनी भी MDF कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है। सो अभी 2 सालों का विंडो है यहाँ पे अभी ग्रीन पैनल के पास, जो कि अपनी कैपेसिटी को इनहांस कर रहा है फ्रॉम 5.4 लाख CBM टू 6.6 लाख CBM इन नेक्स्ट क्वार्टर इटसेल्फ। सो मिला जुला करके ये सेक्टर में ओवर कैपेसिटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, बिकॉज 1.5 लाख CBM से बढ़ करके ये फर्दर एडिशन ऑफ रफली 7 लाख CBM हो जाएगा। तो ये इंडस्ट्री कैपेसिटी इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी इनहांस बाय अनदर 50%। अब इस कंपनी की रेवेन्यू मिक्स देख लेते हैं। सो ये कंपनी ने रफली 1000 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया था FY21 में, उसमें से MDF कंट्रीब्यूटेड 78%, प्लाईवुड से 22% की रेवेन्यू आ रही है। सो क्लियरली MDF इज कंट्रीब्यूटिंग more towards the top line growth. प्लाईवुड में 10.5 मिलियन स्क्वायर मीटर्स की कैपेसिटी है और MDF में इनकी कैपेसिटी 5,40,000 क्यूबिक मीटर है। ग्रीन पैनल इंडस्ट्री की फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं टॉप लाइन की बात करूंगा। FY19 में 570 करोड़ की टॉप लाइन थी, वो ऑलमोस्ट इन्होंने उसको डबल कर दिया है। इसका मतलब है कि कंपनी इज इन ग्रोथ फेज और एक ग्रोइंग कंपनी की हम बात कर रहे हैं। सेकेंडली इसकी EBITDA जो है वो भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, 96 से बढ़ करके 207 करोड़ हो चुकी है, विच इज मोर देन डबल। अब बात करते हैं EBITDA मार्जिन की। 16 के आसपास EBITDA मार्जिन हुआ करती थी, वो इंक्रीज होकर के 20.7% हो चुकी है। सिग्निफिकेंट अराउंड 4% का जंप इन्होंने अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से लिया है इन लास्ट 1 ईयर। प्रोडक्ट मिक्स को इम्प्रूव किया है, वेस्टेज को रिड्यूस किया, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा तो ऑपरेशनल लेवरेज जो है, ऑपरेटिंग लेवरेज, उसने इंटरेस्टिंगली इसके EBITDA मार्जिन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है इन बोथ द फील्ड्स MDF एंड प्लाईवुड। टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है फ्रॉम 44 टू 76 करोड़। ग्रीन पैनल में एक अच्छी बात यह है कि इस कंपनी की कैश कन्वर्जन साइकिल सालों साल इंप्रूव हो रही है। 103
दिनों का कैश कन्वर्जन था 2 साल पहले, अब वो घट के 43 डेज हो गया है। वर्किंग कैपिटल डेज भी रिड्यूस होकर के 31 डेज तक हो गए हैं। इन सब का मेजर जो रीजन है वो है रिड्यूसिंग इन्वेंट्री डेज, की मार्केट इज लैपिंग अप द प्रोडक्ट दे आर मेकिंग, इसीलिए इन्वेंट्री डेज कम होती जा रही है। और लास्ट क्वार्टर 2 की बात करें तो वर्किंग कैपिटल डेज 35 से रिड्यूस होकर के 14 हो गया है। कैश फ्लो बेटर हो रहे हैं ग्रीन पैनल के। दिस इज अ काइंड ऑफ कमोडिटी बिजनेस, और कमोडिटी बिजनेस में बिना ग्रोथ ड्राइवर के इन्वेस्ट करना इज काइंड ऑफ सुसाइडल। सबसे पहला ड्राइवर जो मेरे हिसाब से वो है ऑपरेटिंग लेवरेज। सो अभी सिचुएशन ये है कि कंपनी इज running its plant at a capacity utilization factor of 95%. Quarter 3 में they are going to incur a capex of hardly 50 crores, but इसके कारण इनकी capacity जो है enhance हो जाएगी by 20%. So 20% capacity enhance हो जाएगी with marginal capital expenditure. So it looks like a good case for me कि यहाँ पे इंडस्ट्री साइकिल इज फेवरेबल। इसी 50 करोड़ में वो एक ऐसी मशीन भी ला रहे हैं जो कि वैक्स कंजम्पशन को कम करेगी, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। सो ऑपरेटिंग लेवरेज विल प्ले आउट, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो ज्यादा इनहैंस कैपेसिटी के साथ इस कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन में एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है इन नेक्स्ट 20-24 मंथ्स। सेकंड मेजर ड्राइवर इज शिफ्ट फ्रॉम प्लाईवुड। आजकल MDF इज प्रिफर्ड ओवर प्लाईवुड। सबसे पहला रीजन है कि कमर्शियल प्लांटेशन जो है वो बड़े हैं। यूकलिप्टस की प्लांटेशन काफी ज्यादा हुई है, कमर्शियल लेवल स्केल पे हो रही है, जिसके कारण आपको एक क्वालिटी एनहांस होकर के मिल रही है। बिकॉज कमर्शियल ग्रेड जो वुड होते हैं उनसे अच्छी प्रोडक्टिविटी निकल जाती है MDF की। साथ ही कोविड-19 के कारण कस्टमर दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल प्लाईवुड टू रेडीमेड इंजीनियर्ड वुड। थर्ड रीजन इज दैट MDF इज very competitive even in terms of cost. They are 35 to 50% cheaper. So आधे कॉस्ट पे मिल जाते हैं, इसलिए काफी सेविंग हो जाती है टू अ न्यू बायर। MDF हालांकि उतना ड्यूरेबल नहीं है इन कंपैरिजन टू प्लाईवुड, बट टर्माइट्स से ये प्रोटेक्टेड होता है। तो टर्माइट का जो एक्सटर्नल रिस्क जो प्लाईवुड में होता है वो MDF में नहीं होता है। सो इट इज क्वाइट रोबस्ट, क्योंकि इनकी डेंसिटी जो है कंसिस्टेंट होती है, फैक्ट्री मेड होते हैं, और इसमें एयर ग्रेन्स नहीं बनते, जिसके कारण ये काफी सॉलिड सा होता है। साथ ही MDF काफी स्मूथ भी होते हैं, स्मूदर देन प्लाईवुड। प्लाईवुड इज वाइडली यूज्ड इन मेकिंग हैंडमेड फर्नीचर। सो MDF जो होता है वो फैक्ट्री मेड होता है। प्लाईवुड जो होता है वो लेबर इंटेंसिव बिजनेस है, और MDF इज मोर ऑफ अ मशीन ड्रिवन थिंग। 1 kg प्लाईवुड को बनाने में 5.5 यूकलिप्टस वुड लगता है, कंज्यूम होता है। वहीं पे MDF बनाने में सिर्फ 3 रुपये का वुड लगता है। सो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है MDF इन कंपैरिजन टू प्लाईवुड। सो लो एंड प्लाईवुड से एक MDF की तरफ नेचुरल शिफ्ट हो रहा है। MDF इज कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। नंबर 3 रीजन जिसके कारण ये कंपनी ग्रो कर रही है वो है इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम सेंचुरी प्लाई। सेंचुरी प्लाई जो इनका कॉम्पिटिटर है, वहां पे दे आर फॉलोइंग OEM मॉडल, तो OEM पे डिपेंडेंट है फॉर सेलिंग, बट MDF में दे आर गोइंग थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन डीलर नेटवर्क, जो कि एक एज ओल्ड एस्टैब्लिश सा बिजनेस मॉडल है, जहां पे कि आप यू कैन पुश योर सेल्स थ्रू डीलर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी लगती है बाकी डीलर्स की। सो मुझे ये मॉडल बेहतर लगा, और इन टर्म्स ऑफ गेनिंग द स्केल, नंबर ऑफ डीलर्स में जो ग्रोथ है वो काफी अच्छा है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन इटसेल्फ यू कैन सी दैट कोविड ईयर्स में भी इन्होंने डीलरशिप को डबल कर दिया है बाय 2000 प्लस। ये दिखलाता है कि कंपनी इज वेरी फोकस्ड टू ब्रिंग ग्रोथ ऑन द टेबल। कंपनी के पास OEM मॉडल में भी अच्छे क्लाइंटल हैं, जैसे कि गोदरेज हैं या सापुर जी पालन जी ग्रुप है। तो ऐसे क्लाइंटल भी हैं, बट OEM मॉडल पे लेसर डिपेंडेंस इज बेटर, क्योंकि आपको OEM के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है। OEM विल नेगोशिएट अ बेटर कॉस्ट ऑलवेज, क्योंकि उनके पास एक बार्गेनिंग पावर भी होती है। जैसे गोदरेज और इनसे आप ज्यादा बार्गेन भी नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर बल्क बायर। सो वहां पे एबिटा मार्जिन जो है थोड़ी सी स्क्वीज हो जाती है अगर आप OEM बेस्ड मॉडल पे हैं। बट डीलर मॉडल पे क्या होता है कि सेल्स लाइक कंज्यूमर गुड, तो वहां पे डीलर्स अपनी प्राइसिंग निकाल करके और आपको अच्छा मार्जिन दे देते हैं। इस इंडस्ट्री में क्या है कि 2 से 2.5 साल लग जाते हैं किसी भी कैपेसिटी को आने में। तो आज के डेट में ऑलमोस्ट जितने सारे प्लेयर हैं वो MDF कैपेसिटी अपनी ऑलमोस्ट 90% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे रन कर रहे हैं। MDF कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ओवर पास्ट 5 क्वार्टर्स जो है काफी तेजी से बढ़ी है। यू कैन सी दैट Q2
एक साल पहले 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी, Q3 FY21 में 93 हो गई और Q4 FY21 में वो मोर देन 100% तक हो गई थी, जो आज के रेट में बढ़ करके 95% हो गई है। कुछ कंपनी जैसे कि सेंचुरी प्लाई ने तो अनाउंस भी कर दिया है अपने कैपेक्स को। कुछ और भी कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि नई कैपेसिटी ला रहे हैं मार्केट। मुद्दे की बात यह है कि रुशिल टेकॉर जो कि जिसकी एक कैपेसिटी अभी इंस्टॉल हुई है लास्ट क्वार्टर में, और उन्होंने पिछले क्वार्टर में 20% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की थी। इस साल के अंत तक वो 50 से 60% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। धीरे धीरे वो रैंप अप कर रहे हैं। रुशील टैकोर में भी एक ऑपरेटिंग लेवरेज का प्ले है इस कंपनी में, जो कि ऑलरेडी मार्केट लीडर है विद द हाईएस्ट कैपेसिटी, और इनका भी कैपेक्स आने वाला है। तो नई कैपेसिटी जो ओवरऑल आने वाली है, अपकमिंग कैपेसिटी, वो नेक्स्ट 2 ईयर्स में आएगी। तब तक डिमांड पे काफी मुझे रोबस्ट लग रही है। रियल एस्टेट में डिमांड काफी बढ़ रही है, और इस कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा चेंज किया है कि वो अब ओईएम पे भी फोकस कर रहे हैं, तो उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है बेहतर हो गई। तो इस कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टू मॉनिटर। दूसरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मॉनिटर करने लायक है वो है रियलाइजेशन पर क्यूबिक बिलियन मीटर। पिछले साल इसी क्वार्टर में 20,000 पर क्यूबिक मीटर वाज द आस्क रेट। अभी उन्हें 24,000 का रेट मिल रहा है, विच इज 20% हाइयर देन लास्ट ईयर। अगर मैं डोमेस्टिक रियलाइजेशन की बात करूं तो Q2 FY22 में डोमेस्टिक रियलाइजेशन वाज अप टू 27,000 पर सीबीएम। डोमेस्टिक रियलाइजेशन में 19% का इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, और जो कंट्री जो एक्सपोर्ट करती है उसमें रियलाइजेशन थोड़ा कम होता है, बट वो भी अभी बढ़ करके 18,000 रुपीज पर सीबीएम हो गया है। उसमें भी 31% का इंक्रीज हुआ है। नॉट जस्ट एमडीएफ बट प्लाईवुड में भी एवरेज रियलाइजेशन जो है ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो 13% से ग्रो हुआ है। प्लाईवुड में भी इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज टचिंग 92%। सो दिस कंपनी इज फायरिंग ऑन बोथ द सिलेंडर्स। सो इसी कारण ये कंपनी एक स्वीट स्पॉट में आ जाती है, एंड दैट इज वन मेजर ड्राइवर ऑफ दिस कंपनी ग्रोथ। इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के अलावा ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, रफली 30% एक्सपोर्ट करती है। एमडीएफ का मार्केट ऐसा है कि यहाँ इम्पोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। तो इंपोर्ट होता है उस कंडीशन में जब बाहर ओवर सप्लाई रहती है, जैसे चाइना जो है वो इंडिया में डंप करता था थ्रू मलेशिया, वियतनाम एंड अदर कंट्रीज, तो उस रूट से डंपिंग होती है। तो दैट रूट इज क्लोज फॉर नाउ बिकॉज अभी शिपिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई है कि कंटेनर्स लोगों को नहीं मिल रहे हैं। तो जो एक्सपोर्ट करने के लिए अगर चाइना चाहता भी है तो भी शिपिंग कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट इतना ज्यादा होगा कि वो इंडिया में डंप नहीं कर पाएंगे। दैट इज वन ऑफ द ट्रिगर्स। सेकेंड ट्रिगर इज दैट ऑलरेडी यूरोप में डेवलप्ड कंट्री से डिमांड इतनी ज्यादा है दैट तो मेजॉरिटी ऑफ जो चाइनीज सप्लायर है उनके पास ऑलरेडी 2 सालों तक का ऑर्डर है फ्रॉम यूरोप। तो चाइना इज फिलिंग अप यूरोप में जो हाउस होल्ड डिमांड है उससे कैटर कर रहा है, अमेरिका को कैटर कर रहा है, एंड इंडियन मार्केट इज लेफ्ट टू इंडियंस। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ग्रीन पैनल जैसी कंपनी को एक ओपन रूम मिल गया है टू इंक्रीज द रियलाइजेशन, और ये वन ऑफ द मेजर रीजन था कि रियलाइजेशन आर सो हाई। सो इट क्लियरली शोज कि बाहर डिमांड है, इसीलिए ग्रीन पैनल जैसी कंपनी को एक अच्छा मौका है कि ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स जब तक की कैपेसिटी बिल्डअप हो जाती है कंट्री में, तब तक के लिए ये एक अच्छा पोजीशन है। ये कंपनी अच्छा करेगी ड्यूरिंग दीज 2 इयर्स। कंपनी ने लास्ट ईयर में 1000 करोड़ का टर्नओवर क्लॉक किया था, और कंपनी मेरे हिसाब से रफली 1400 to 1500 करोड़ का टर्नओवर क्लॉक करेगी इन दिस ईयर, बिकॉज रियलाइजेशन आर सो हाई ऑलरेडी वो ट्रेलिंग 12 मंथ में 1400 करोड़ का नंबर क्लॉक कर चुके हैं। और Q3 एंड Q4 जो है वो बेहतर क्वार्टर होता है फ्रॉम डिमांड पर्सपेक्टिव, क्योंकि कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग होता है बारिश के बाद। तो Q3 Q4 में इन्हें अच्छा अच्छी डिमांड मिलने की उम्मीद है, और इस कारण रियलाइजेशन भी अच्छी होगी। तो 15,000 करोड़ की टॉप लाइन आई एक्सपेक्ट, और अभी EBITDA मार्जिन जो है 20% के आसपास है। आई थिंक इट मे गो अप टू 22-23% ड्यूरिंग दिस ईयर इटसेल्फ। हालांकि कंपनी का गाइडेंस 1400 करोड़ का था जो उन्होंने स्टार्ट में किया था, ईयर के स्टार्ट में बताया था, सो उसे वो डेफिनेटली मीट करने वाले हैं। सो इवन 1400 करोड़ इज 40% ईयर ऑन ईयर टॉप लाइन ग्रोथ, और रियलाइजेशन भी बढ़ रही है, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफी इंटरेस्टिंग उछाल देखने को मिल रहा है। सो दिस कंपनी इज इन शॉर्ट इज प्लेस्ड टू डू वेल in coming days. But this video is for educational purpose. Please talk to your financial advisor before you buy this stock. ये डीलरशिप पे फोकस करते हैं, और पिछले 6 महीने में उन्होंने अपने डीलर नेटवर्क का नंबर जो है 2000 से बढ़ा करके 2250 कर लिया। साथ ही साथ उनका जो रिटेल कंट्रीब्यूशन जो है इन रेवेन्यू इज 68% फॉर लास्ट क्वार्टर,
और 32% is coming from OEM like IKEA और Godrej Properties. Even though cost pressure भी काफी है क्योंकि रेजिन जो केमिकल होता है, केमिकल के प्राइसेस काफी शॉर्ट अप कर गए हैं, तो इन स्पाइट ऑफ राइजिंग केमिकल प्राइसेस उन लोगों ने अब लास्ट क्वार्टर में अपने मार्जिन को इनहेंस किया है, EBITDA मार्जिन को. दैट शोज की कंपनी इज फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग वेस्टेज और उसके कारण वो अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है और अपने मार्जिन को मेंटेन कर रही है और इंक्रीज भी कर रही है. सो दैट इज अ वेरी गुड एटीट्यूड फ्रॉम द कंपनी. तो अगर आप MDF पे बुलिश हैं कि MDF का ट्रेंड बढ़ेगा, देन दिस कंपनी इज द बेस्ट कंपनी टू पिक. Please like the video and please share it with your friends.